औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू फिज़िक्स बाय नदीम। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज भी आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, कोविड से बचे हुए होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बगैर बातें और टाइम ज़ाय किए बगैर डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आपके सामने एक वीडियो चल रही है, आप इस वीडियो को देख के शायद अंदाज़ा लगा लें कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सोचें थोड़ा-सा, बल्कि एक काम करते हैं, मैं आपकी मुश्किल को हल कर देता हूँ और आज के टॉपिक का जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क। फ़ैमिलियर तो सब होंगे टॉर्क से। तो आज हम स्टडी करेंगे टॉर्क के बारे में, उसके बारे में डिटेल देखेंगे और कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है वो देखेंगे। चलें जी, चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं और 9th क्लास में आप पढ़ के भी आए हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन अ बॉडी या अबाउट एनी एक्सेस या एक्सेस ऑफ रोटेशन दैट इज नोन एज टॉर्क। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जहाँ कहीं पे आपको टर्निंग इफेक्ट नज़र आए, जहाँ कहीं पे आपको कोई चीज़ रोटेट होती हुई नज़र आए, तो आप उसको टॉर्क कह सकते हैं। और आसान अल्फाज में, इससे ज़्यादा आसान अल्फाज में लेके जाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड द अप्लाइड फोर्स एफ। कि हम किसी भी जगह पे फोर्स अप्लाई करते हैं और जिस जगह पे हम फोर्स लगा रहे हैं वहाँ पे और उस पॉइंट पे जहाँ पे हमें इसको रोटेट करवाना है, उन दोनों के दरमियान में जो वेक्टर प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज टार्क। अब ये जो अबाउट द एक्सेस है उसको भी थोड़ा सा क्लियर करना है और पोजीशन वेक्टर आर क्या होता है इसको भी थोड़ा सा हमने क्लियर करना है। चलते हैं हम इसकी तरफ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम मैथमेटिकली इसको देख लें। मैथमेटिकली जब हम इसको लिखते हैं तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आवर ग्रीक लेटर टाक। दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एरो लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। एंड दिस इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसमें आर जो है वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर भी है। इसको सिंपल वे में हम मोमेंट आर्म भी कहते हैं, तो थोड़ी देर में हम पढ़ने वाले भी हैं कि मोमेंट आर्म क्या होता है। तो मोमेंट आर्म एंड इट्स प्रोडक्ट विद, और क्रॉस प्रोडक्ट है, स्केलर नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट विद द फोर्स एफ। अब ये डिपेंड किस किस चीज़ पे कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना आपके पास टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जितनी फोर्स कम लगेगी उतना टॉर्क भी कम प्रोड्यूस होगा। मोमेंट आर्म पे डिपेंड कर रहा है कि मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा ऑब्वियसली टॉर्क भी उसी के रिस्पेक्ट से होगा, क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉर्क के, एफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉर्क के। और फिर ये आर और एफ के दरमियान में जो एंगल बनता है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना एंगल बन रहा है और किस तरह से डिपेंड करता है, ये भी अभी थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं। अब टॉर्क तो हमने देख लिया, अब ये भी समझ आ गई टर्निंग इफेक्ट है, आर क्रॉस एफ भी है वो भी समझ में आ गया, आर किससे कहते हैं, एफ किससे कहते हैं वो भी समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे भी आपने वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में देखा कि हम नट को टाइट कर सकते हैं विद अ स्पैनर। हमने बचपन में सी सा पे वो झूले लिए हुए हैं, उसमें जो अप एंड डाउन मूवमेंट है वो भी टॉर्क में आती है। फिर आप रास्ता चलते आते जाते, घर आते जाते डोर्स को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। आप डेली यूजेज में टैब को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। तो इन सब चीज़ों में हमारे पास कहीं ना कहीं पे टर्निंग इफेक्ट मौजूद है और उसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। अब हमने फोर्स लगानी है, मूवमेंट आर्म पे लगाना है। मूवमेंट आर्म किसे कहते हैं उसको भी हमने बताना भी है, आपको दिखाना भी है, उसकी तरफ भी चलते हैं। लेट अस कंसिडर एग्जांपल फॉर दिस टॉर्क। तो जैसा कि आपके सामने है, यहाँ पे हमारे पास एक नट हमने कंसिडर किया है। इस नट को हमने ओपन करना है या क्लोज करना, ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रोटेशन। तो आपको पता ही है कि किसी भी चीज को अगर हम ओपन करें तो उसकी एक सर्टेन डायरेक्शन होती है, इसी तरह से किसी को हमने चीज को क्लोज करना है तो उसकी भी एक सर्टेन डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन बेसिकली मींस यहाँ पे भी वेक्टर क्वांटिटी ही इस्तेमाल हो रही है। अब ऐसा वेक्टर अगर हम यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं तो यहाँ सबसे पहले देखें, लेट्स से हम कंसिडर करते हैं एक नट हमारे पास दिया हुआ है, इस नट को हमने इस स्पैनर के साथ ओपन करना है। तो सबसे पहले ये जो नट है इसको हमने रोटेट करना है तो ये ओपन होगा। दिस इज लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया कि दिस इज लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। और दूसरी तरफ हम पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे या यहां पे लगाएंगे। अब ये फोर्स जो है वो डाउनवर्ड भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि हम इसको क्लोज करना चाह रहे हैं या हम इसको ओपन करना चाह रहे हैं। तो लेट्स से हम इस वक्त फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड। अब यहां पे हमारे पास ये पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और आपको ये चीज याद रखनी है कि पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, दिस इज नोन एज मोमेंट आर्म।
ठीक है, दिस इज नोन एज मोमेंट आर्म, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर आर के साथ भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर इसको स्मॉल एल के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी डायग्राम है, मैथमेटिकली के साथ साथ हम ग्राफिकली इसको बता सकते हैं कि किस तरह से टार्क, अब ये वाला जो मोमेंट आर्म है और ये जो फोर्स है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज टार्क, और इसको मेंशन कर सकते हैं दिस टार्क इज इक्वल टू आर इनटू एफ। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और दोनों वेक्टर क्वांटिटीज को जब मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमने कल पढ़ा है कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। जी, तो हमने देख भी लिया और फिजिकली भी हमने इसको ड्रॉ भी कर लिया कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ मोशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दैट इज नोन एज मोमेंट आर्म। अब आपने ग्राफिकली भी उसको देख लिया है, आपने इसको रीड भी कर लिया है। अब हम चलते हैं कि ये तो समझ में आ गया मोमेंट आर्म क्या होता है, फोर्स क्या होती है। फोर्स का तो वैसे ही सबको पता है, फोर्स इज समथिंग दैट कैन मूव और स्टॉप अ थिंग। तो अगर हम यूनिट की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज आर, आर इज बेसिकली द डिस्टेंस। यहाँ पे देखो द डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, एंड देन इट इज फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो इन दो को मिलाओ तो आपके पास जो एसआई यूनिट ऑफ टार्क है दैट इज न्यूटन मीटर, और आप इसको सिंबल की फॉर्म में एन एम से, कैपिटल एन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द यूनिट एसआई यूनिट ऑफ टार्क। और इसी तरह से अगर हम डायमेंशन में चलते हैं, जो कि हम चैप्टर 1 में देख के आए हैं, और डायमेंशन में हमारे पास हम इसको अगर मेंशन करें तो दिस इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। डायमेंशन की ज़्यादा अभी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक नई कहानी शुरू हो जाती है। तो फिलहाल टॉपिक के मुताबिक हम जस्ट इसकी डायमेंशन मेंशन कर रहे हैं, दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब जब हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ ही रहे हैं तो साथ में ये भी मेंशन कर लेते हैं, ये डायग्राम आपने देख ली, टॉर्क का फार्मूला आपने देख लिया, आर क्रॉस एफ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि मोमेंट आर्म जितना कम होगा उतनी आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और इसी के वाइस वर्सा, दैट मीन्स कि जितना आपके पास फोर्स कम होनी चाहिए, अगर हम फोर्स कम लगाना चाहते हैं तो आपको मोमेंट आर्म उतना ज़्यादा रखना पड़ेगा। एक छोटी सी एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स सी हमें टोटल टॉर्क रखना है 30, ठीक है, टोटल वैल्यू हमारे पास, टोटल आंसर 30 आना चाहिए। फार्मूला हमारे पास है आर क्रॉस एफ। तो इसको हम किस तरह से 30 के इक्वल कर सकते हैं, जस्ट से मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं करते, साइन ऑफ थीटा की बात यहाँ नहीं करते। क्यों नहीं कर रहा, अब यहाँ पे ये गौर से मेरी बात सुन लें, इन लाइन ऑफ एक्सिस में और पॉइंट ऑफ एक्शन में जो एंगल थीटा बन रहा है वो 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है, तो साइन ऑफ 91 होता है। इसलिए यहाँ जितने भी वैल्यूज मैंने लिखी हैं इन सब के साथ जब साइन ऑफ 90 आएगा तो साइन 91 हो जाएगा और आपके पास आंसर एज इट इज आएगा, कोई चेंज उसमें नहीं आएगी। सबसे पहले अगर मैं मोमेंट आर्म को 1 रखता हूँ, लेट्स से 1 मीटर, तो फोर्स आपको 30 न्यूटन लगानी पड़ेगी, तब जाके आपके पास आंसर 30 आएगा, बिकॉज एज यू नो 1 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 30। अब हम मूवमेंट आर्म को थोड़ा डाउनवर्ड अगर आप जाते हो तो मैं मूवमेंट आर्म को इंक्रीज कर रहा हूँ। मूवमेंट आर्म जैसे ही डाउन जा रहे हो आप, इंक्रीज होता जा रहा है, 1 से 2 हो गया, तो अगर आप फोर्स देखो ये भी डबल हो गया यहाँ पे, तो ये आपके पास 30 से 15, बिकॉज टोटल हमें 30 लेके आना है, तो 2 इंटू 15 दैट इज 30। और थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, 3 पे चले जाते हैं, 3 इंटू 10 30, 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 5 30, 10 इंटू 3 15 इंटू 2। अब जैसे जैसे देखो मोमेंट आर्म इंक्रीज होता जा रहा है, फोर्स उतनी कम होती जा रही है। अब अभी जो हमने पढ़ा है कि मोमेंट आर्म ज़्यादा हो तो फोर्स कम होती है, और मोमेंट आर्म अब अगर कम हो तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है, तो हम उसकी एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं, एक छोटा सा देख लेते हैं कि हाउ इट इज़ डन। अब देखें यहाँ पे इस गर्ल ने यहाँ पे स्पैनर रखा है और ये नट को ओपन करने की कोशिश कर रही है, तो लेट्स सी क्या वो इस छोटे से मूवमेंट आर्म के साथ जो है वो नट को ओपन कर सकती है या नहीं कर सकती। तो जस्ट लेट्स सी। अब आप देख रहे हैं कि मूवमेंट आर्म कम है, इसलिए मूवमेंट आर्म कम होने की वजह से फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। जैसे ही फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, फोर्स ज्यादा लगाने के लिए उसको पूरे बॉडी का वेट लगाना पड़ रहा है। अब यहाँ पे फोर्स, इतनी फोर्स लगेगी तब जाके आप देख रहे हो कि अब जो नट है वो चेंज हो रहा है। हम दोबारा देखते हैं इसको कि जैसे ही उसने नट रखा, हाथ से नट ओपन नहीं हो रहा है, सो उसको पूरे बॉडी का वेट लगाना पड़ रहा है। और ये सिंपल सी बात है कि जितनी आपके पास, जितना सॉरी मूवमेंट आर्म कम होगा उतनी आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और जितना मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगा उतनी फोर्स आपको कम लगानी पड़ेगी।
तो हमने टॉर्क वो पढ़ा है जब फोर्स के परपेंडिकुलर मोमेंट आर्म हो, तो बड़ा इजी सा था। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास एक मोमेंट आर्म है और यहाँ पे इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके साथ हम फोर्स लगा देते हैं। तो अगर तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो इट इज वेरी इजी। क्यों इजी है? मैं सीधा सा फार्मूला लिखता हूँ टॉर्क का, विच इज इक्वल टू आर इंटू एफ। और जब इसको ओपन करते हैं तो सबको पता है कि दिस इज आर एफ साइन ऑफ थीटा और एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर इज देयर टू टेल अस द डायरेक्शन, और आर और एफ साथ में गिवन है, साइन थीटा गिवन है। अब थीटा साइन, क्योंकि हमें पता है कि 0 डिग्री साइन 0 जो है दैट इज इक्वल टू 0, और 90 डिग्री पे जब हम साइन की बात करें तो दैट इज 1। अब अगर तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 90 डिग्री आ रही है तो फिर तो बड़ा इजी सा है कि हम इसकी जगह पे 90 डिग्री पुट करें तो आपके पास जो टार्क आता है दिस इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ 90 डिग्री और एन यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू आर एफ एन यूनिट वेक्टर। ये तो आ गया हमारे पास टार्क, बड़ा इजी सा, बड़ा सिंपल सा टार्क हमने पढ़ लिया कि जब हमारे पास 90 डिग्री का एंगल इन दोनों में दिया हो फिर तो ये चीज हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जो एंगल है वो 90 डिग्री ना हो तो फिर क्या होता है उसको देखना है हमने। तो अब फार्मूला तो यही रहेगा, फार्मूला चेंज तो हो नहीं सकता। अब हमने देखना है एक ऐसा केस कि हमें, जब उस केस में हम देखेंगे कि फोर्स अगर तो परपेंडिकुलर है तो ये फार्मूला हमने देख लिया है। अब एक ऐसी फोर्स देखनी है, एक ऐसा फार्मूला लगाना है जब हमारे पास फोर्स जो है वो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर ना हो। उस केस में क्या होगा? सबसे पहले हमें एक रिजिड बॉडी कंसीडर करनी है। तो लेट्स से ये इस तरह से एक रिजिड बॉडी हमने कंसीडर कर ली है। इस बॉडी का सीक्वेंस कुछ इस तरह से है, जस्ट लाइक ये हमारे पास एक बॉडी है, इसको हमने यहां से फिक्स कर दिया और अब ये यहां पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जो सेंटर पॉइंट है वो फिक्स्ड है और यहां पे ये रोटेट कर रहा है। अब इसकी जो रोटेशन चल रही है उसको हमने देखना है। तो यहां पे वो पॉइंट है जिसको हमने फिक्स किया, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पे वो पॉइंट है जहां पे हम लगा रहे हैं फोर्स, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब हमें पता है कि पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि यहां पे है, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म भी हो गया, फोर्स भी हो गई। अब यहां पे जो एंगल बन रहा है दैट इज लेस देन 90। अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं तो ये जो एंगल है इस एंगल की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, 90 डिग्री नहीं है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस केस में बड़ा सिंपल सा काम है, या तो हमें फोर्स के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे या हमें आर के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। अब जब हम फोर्स के कंपोनेंट्स बनाएंगे तो उस केस में अगर आप इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जब हम कंपोनेंट्स बनाएंगे तो ये बड़ा सिंपल सा इस तरह से कंपोनेंट्स आपके पास आ रहे हैं। अब ये आपके पास जो फोर्स का x कंपोनेंट है और ये आपके पास फोर्स का y कंपोनेंट है। तो ये दो कंपोनेंट्स हमने यहां पे बना भी दिए हैं। इसको हम f cos ऑफ थीटा भी कह सकते हैं और इसको हम f sin ऑफ थीटा भी कह सकते हैं। अब अगर इस डायग्राम को आप गौर से देखें तो यहां पे देखें कि इसकी वजह से ये जो r है और ये अगर f cos थीटा की बात की जाए और अगर आपके पास बॉडी, लेट से मैं इसी के एग्जांपल कंसीडर करता हूं, यहां पे फिक्स्ड है, ठीक है, इसको जरा साइड पे रखते हैं। ये यहां पे फिक्स्ड है और अगर इसको मैं इसी तरफ खींचना शुरू कर दूं, इसी डायरेक्शन में खींचना शुरू कर दूं तो ये कभी भी रोटेट नहीं करेगा। तो मुझे तो रोटेशन चाहिए, तो इसके लिए मुझे अपवर्ड फोर्स लगानी पड़ेगी या डाउनवर्ड फोर्स लगानी पड़ेगी। तो उस केस में अगर आप यहां देखें तो f cos थीटा इज नॉट हेल्पिंग अस इन एनी केस टू रोटेट दिस बॉडी, ठीक है। तो ये पूरा तो खत्म हो गया, निकल गया यहां से। पीछे कौन सा कंपोनेंट रह गया? f sin थीटा। तो f sin थीटा इज अ कंपोनेंट व्हिच इज हेल्पिंग अस। तो ये फार्मूला आपके सामने है, सिर्फ इतना सा चेंज होगा कि यहां पे मैं f sin थीटा यूज कर रहा हूं, f का sin ऑफ थीटा यूज कर रहा हूं और साथ में r लिख रहा हूं और ये r into f sin थीटा ये आपको टार्क के बारे में बता रहा है। और इसी तरह से आप इस r के भी कंपोनेंट्स बना सकते हैं। r के कंपोनेंट्स जो होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाए और एक कंपोनेंट कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये दो कंपोनेंट आपके पास आ रहे हैं। इसमें ये r का cos ऑफ थीटा है और ये r का sin ऑफ थीटा। इसमें भी अगर आप देखें तो अब फिक्स पॉइंट को अगर यहां से स्ट्रेट खींचना शुरू कर दें तो ये कभी भी रोटेट नहीं करेगा। तो हमें तो रोटेशन चाहिए, टर्न चाहिए। तो r cos थीटा इज नॉट हेल्पिंग, सिर्फ r sin थीटा हमारी हेल्प कर रहा है। तो ये चीज आपके पास टार्क इज इक्वल टू r sin थीटा इनटू f और साथ में यूनिट वेक्टर आपका एज इट इज आ जाएगा। दोनों केसेस में आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज टॉर्क
ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों सीरीज सिनेरियोज में हमने ये देखा कि हमारे पास जो आर है उसको भी कंपोनेंट्स किए जा रहे हैं और एफ के भी कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है जो यहाँ पे हेल्प कर रहा है रोटेशन में। तो साइन थीटा एफ का भी हमें हेल्प कर रहा है और आर का भी साइन ऑफ थीटा हमें हेल्प कर रहा है। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं, ये हम तब करते हैं जब आपके पास एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री हो या 90 के अलावा कोई भी एंगल हो, तो आप उस टाइम पे ये चीज यूज कर सकते हैं। जी, तो अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो उससे आगे बस फिर लास्ट कुछ एक आधा स्टेप रह गया, उसको देख लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो हमने स्टडी कर ली, सिर्फ रह गया एन यूनिट वेक्टर। इससे पहले हमने बात नहीं की कि एन यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या कह रहा है, और ये तो हमें पता है डायरेक्शन तो शो कर रहा है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन है उसके बारे में हमने बात करनी है। तो जो एन यूनिट वेक्टर है दैट रिप्रेजेंट्स, जैसे कि हमने कल क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमने साथ ये भी पढ़ा था कि उसकी जो डायरेक्शन है हमेशा से परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स जो कि हम मल्टीप्लाई करते हैं उनसे परपेंडिकुलर आंसर होता है, या प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स विच आर मल्टीप्लाइड। सेम यहाँ पे ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ टार्क होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर होगी, टू दैट प्लेन विच कंटेन्स द मोमेंट आर्म एंड द फोर्स। और इस डायरेक्शन को आप राइट हैंड रूल से जो है वो फाइंड भी कर सकते हैं। राइट हैंड रूल क्या है, बड़ा सिंपल सा रूल है, मैं थोड़ा सा बस उसको बता देता हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो यहाँ ऊपर आपको लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं कि राइट हैंड रूल क्या होता है। तो सिर्फ राइट हैंड रूल में आपको फिंगर्स कर्ल करनी होती हैं, और जो स्ट्रेट थंब आपका है वो आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट बता देता है। मैं इतना सा हिंट आपको दे रहा हूँ, बाकी आप वीडियो देखो तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ये आपके हेल्प करेंगे, एमसीक्यूज में भी हेल्प करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी। एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव एंड द क्लॉकवाइज टार्क इज ऑलवेज टेकन एज या कंसिडर्ड एज नेगेटिव। अब इसमें हमेशा से जो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे ही क्लॉक की मूवमेंट है अगर इस तरह से बात करें तो दिस इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट कर रही है, कोई भी चीज क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो उसका टार्क हमेशा नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। एंड एंटी क्लॉकवाइज सबको पता है, दिस इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज, और ये इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोई मूव कर रहा होगा दैट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, या उसका टार्क पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है हमारे पास कि टॉर्क की सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस बताएं, मीन इसकी क्या है, वैल्यू क्या है, या यूं बताएं कि इसका हमें फायदा क्या है। तो उस फायदे की तरफ हम चलते हैं, और ये आपने याद रखना है, दिस टॉर्क इज काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। काउंटर पार्ट क्या होता है, काउंटर पार्ट मीन्स इट डज द सेम रोल। कौन सा रोल, अब उसकी तरफ चलते हैं। जो काम फोर्स लीनियर वे में करती है, जो काम फोर्स लीनियर या स्ट्रेट लाइन में करती है, वही काम टार्क आपका रोटेशनल मोशन में करता है। सेम चीज दोबारा से थोड़े से डिफरेंट वर्ड के साथ, कि टॉर्क प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, एंगुलर मोशन। कौन सा रोल, जो कि फोर्स लीनियर में करती है। दैट मीन्स हमने फोर्स पढ़ी कि किसी भी रुकी हुई चीज को चलाने के लिए या चलती हुई चीज को रोकने के लिए, मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए या स्टॉप बॉडी को मूविंग करने के लिए आप फोर्स लगाते हो। तो जो काम फोर्स लीनियर डायरेक्शन में करती है वही काम टॉर्क एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन में करता है। और इसी तरह से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉर्क जो है वो हमेशा से एंगुलर एक्सलेरेशन की बात करता है, जबकि जो फोर्स है वो हमेशा लीनियर एक्सलेरेशन की बात करती है। तो यहाँ पे ये दो तीन सिग्निफिकेंस है, आप लिखोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, मार्क्स अच्छे हो जाएंगे आपके इससे। तो ये हो गया जी हमारा आज का टॉपिक टार्क, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और आई विल आंसर दोस कमेंट्स, आई विल सी दोस कमेंट्स, एनी सजेशंस आपकी तरफ से कि कोई चीज़ रह गई हो। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।